determinants of injections. तो इंजेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि तीन होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। इसको आई कह देते हैं, इसको जी कह देते हैं, और इसको एक्सपोर्ट को एक्स कह देते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये तीनों इंजेक्शंस कहलाते हैं। इंजेक्शंस। तो आपको पता है कि क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस मैंने भी आपको बताए कि तीन होते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। अब हमने ये देखना है कि आई प्लस जी प्लस एक्स, ये तीनों मिलाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शंस, यानी जे कहते हैं। और अगर जे के अंदर इजाफा हो जाए, यानी इंजेक्शन में इजाफा हो जाए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके नतीजे में नेशनल इनकम में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। तो इनमें से कोई भी एक बढ़ जाए, यानी आई बढ़ जाए या जी बढ़ जाए या एक्स बढ़ जाए, तो उसके नतीजे में यानी इंजेक्शंस में इजाफा होगा और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में इजाफा होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अब ये देखना है कि आई को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो आई को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो, यानी चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ना है वो क्वेश्चन पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शंस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शन मींस कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आई को अफेक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो कि जी को अफेक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्स को अफेक्ट करते हैं। तो आई को जो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक को हम कहते हैं एमईसी और दूसरे को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमईसी कहते हैं हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। ठीक है जी, एमईसी किसे कहते हैं? एमईसी कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं एमईसी को। और एमईसी को एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। एमईसी को और क्या कहते हैं? एमईसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुल्क के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है या कम करना है, तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, एक एमईसी और एक क्या है? आई। आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है लैंडिंग रेट। ठीक है, जिस रेट पर बैंक जो है इन्वेस्टर्स को कर्जा देता है। ठीक है जी। और जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एमईसी है उसका सिंपल मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, या इसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल।
तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें एक फैक्टर जो है उसे हम कहते हैं नंबर 1 बिजनेस कॉन्फिडेंस, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, और नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको जो इफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूशन। ये चार वो फैक्टर्स हैं जो कि ये चारों फैक्टर जो हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, एमईसी को। और एमईसी किसको इफेक्ट करती है, एमईसी जाके इफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना जी। तो ये इन पर बात करते हैं अभी थोड़ी देर तक। और दूसरी जो इंजेक्शन है ये आई मैंने अभी आपको बता दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक को हम टैक्सेस कहते हैं। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अगर अखराजात करने हैं तो टैक्स हो से पैसा इकट्ठा करेगी तो वो जी पर खर्च करेगी ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। अदरवाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो या वो दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, बोरविंग करे, यानी कर्जा ले। कर्जा लेके भी अखराजात होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने अगर अखराजात करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्सेस या बोरविंग पर इन्हिसार करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अगर हम तीसरा जो फैक्टर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, तीसरे फैक्टर को हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी तीन तीन डिटर्मिनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहले को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इफेक्ट करेगा किसको, भला, एक्सपोर्ट्स को। नंबर 2 जो है वो कंपटीशन या कंपैटिटिवनेस। कंपैटिटिवनेस के साथ साथ जो तीसरी बात है वो होगी फॉरेन जो वर्ल्ड इनकम जिसे कह लें, या इन वर्ल्ड इनकम, या इन अदर वर्ड्स जिसे कह सकते हैं आप लोग कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इसको कि इनकम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना जी। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर्स जो हैं, ये चार फैक्टर्स जो हैं वो एमईसी को अफेक्ट करते हैं। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किन को अफेक्ट करते हैं, जाके इंजेक्शंस को। इंजेक्शंस को हम जे कहते हैं। ठीक है ना जी। और आपको पता है कि इंजेक्शन जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जाते हैं, और वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में उस मुल्क की एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा होता है। क्योंकि जब भी जे में इजाफा होगा, जे का मतलब ये है कि आई में इजाफा होगा, या जी में इजाफा होगा, या एक्स में इजाफा होगा। ये तीन ही है ना। इन तीनों में से किसी में भी इजाफा हो जाए तो जे में इजाफा होगा, जिससे नेशनल इनकम में इजाफा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड में बढ़ेगी, जिसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, ये तीनों जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ। बुक में से भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको इस चीज़ को। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस। तो इसमें पहला जो है वो बता रहे हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर कौन कौन से फैक्टर करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो इंजेक्शन जो है वो तो तीन है ना, एक आई है, एक जी है, और एक्स है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शन है ना वो आई है। यही लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स द
one of the major injections in the circular flow of national income. इंजेक्शंस कहते ही इसे हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जाते हैं, जो सर्कुलर फ्लो से बाहर आ जाते हैं उन्हें विड्रॉल कहते हैं या लीकेजेस कहते हैं। वो उनमें कौन कौन से होते हैं? उनमें सेविंग है, इंपोर्ट है, सेविंग है, टैक्सेस है और इंपोर्ट है। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी मुल्क का, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से आपके मुल्क के अंदर नेशनल इनकम में इजाफा होता है, और नेशनल इनकम में इजाफा होने के नतीजे में एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। यही बता रहे हैं कि नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल इनकम में इजाफा का बायस बनती है और उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। यानी जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के नतीजे में इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम, और इनकम के नतीजे में लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है जी। अब ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगी। ये चीज़ हमने समझनी है कि इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मुल्क के अंदर, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी इकॉनमी में डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पर, जो माइक्रो लेवल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती है फर्म जो है वो कौन से। यानी इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मुल्क के अंदर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मैंने भी आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि इसको हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेड एमईसी बढ़ता है तो एमईसी बढ़ने का मतलब ये है कि उस मुल्क का एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। पाई का मतलब प्रॉफिट ही मींस एक्सपेक्टेड। तो जब उस मुल्क में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब कि एमईसी के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। एमईसी का इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ अगर हम इंटरेस्ट रेट के साथ देखें, ये इसका साथ पॉजिटिव लिंक है लेकिन इसके साथ नेगेटिव है इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि लेंडिंग रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि लेंडिंग रेट बढ़ेगा, और जिससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो वो उनको महंगा मिलेगा कर्जा, तो वो डिमांड क्या करेंगे, वो डिमांड फॉर लोन कम कर देंगे। जब डिमांड फॉर लोन कर किस लिए रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगी, कमी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। जो जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और तीसरा जो यहाँ पर हमने फैक्टर लिखे हैं ना दो, तो एक फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा भला, कि जैसे एक और फैक्टर भी मैं आपको लिखवा दूं, और वो फैक्टर क्या है, उस फैक्टर को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस। एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखें, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो ये तीन फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंपॉर्टेंट। एक को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, दूसरे को हम एमईसी कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी प्रॉफिटेबल है। और तीसरी बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, यानी फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बिजनेसेस कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ हो जाएगी या नहीं होगी। अगर बिजनेसेस ये कॉन्फिडेंट हो कि हमें आने वाले दिनों में हमारी इस चीज़ की डिमांड में इजाफा होगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर उनको कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट, यानी तीन फैक्टर बता दी ना,
एक एमईसी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा एक्सपेक्टेशन, जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से ये तीन बातें होगी। उसके बाद इसने बताया कि हायर इंटरेस्ट रेट क्या करता है और लो इंटरेस्ट रेट क्या करता है। ये हायर इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट, ये देखें, ये वाली जो कहानी है ये मैंने आपको हाई इंटरेस्ट की बताई है। ये मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी, हाई इंटरेस्ट रेट की, है ना। हाई इंटरेस्ट रेट, और हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे देखिए कि फर्म्स क्या करेंगी, कम इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा और वो फिर नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर लो इंटरेस्ट रेट होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इसका नतीजे में इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लो इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट में इजाफे का सबब बनता है। क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट के नतीजे में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि लैंडिंग रेट कम हो जाएगा। जब लैंडिंग रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरविंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरविंग कम हो जाएगी, जिससे वो लोन ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको कम सूद पर कर्जा मिल रहा है तो डिमांड फॉर लोन जो है वो बढ़ेगी। और लोन किस लिए ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। तो ये वाला चैनल लो इंटरेस्ट रेट का चैनल है, जो कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब जब एक फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो वो एक्चुअली ये देखती है कि उसका नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये चीज़ है, यानी इन्वेस्टमेंट करते हुए वो नेट रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं। तो नेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि वो फर्म जो है वो अपनी फ्यूचर सेल्स को भी देखती है कि उनकी फ्यूचर सेल क्या होगी, और साथ साथ वो देखती है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। यानी वो दो तरह की वैल्यूज़ को देखती है, एक फ्यूचर सेल और एक कॉस्ट। और फिर ये भी देखती है कि जिस टाइम उसने ये इन्वेस्टमेंट करनी है उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी तीसरा फैक्टर, टाइमिंग क्या होगी और उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ये ये चीज़ें देखती है फर्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एमईसी और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम को डिटरमिन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ख़ास तौर पर उसमें इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट अगर आपको हाई पे करना पड़े तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आर वेरी क्रूशियल टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज इफ द फंड यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट हैड नॉट बीन इन्वेस्टेड, समझ रहे हैं ना, कुड हैव बीन अर्नड इंटरेस्ट एनीवेयर। अगर आपके पास फंड्स हैं और आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वही फंड अगर आप बैंक में रखवा दें तो फिर आपको वहाँ से पैसे मिल भी सकते हैं इंटरेस्ट रेट की शक्ल में। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नेट रेट ऑफ रिटर्न को उन्होंने देखना है। नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसमें ये चीज़ है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी, हाँ, ये फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं आपको इस डेटा से समझा देता हूँ कि इधर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें एमईसी है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर फ़र्ज़ करें एमईसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, 20% पे हम फिक्स कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का 20% है, तो ये 25% है, ये 24 है, 24% एमईसी, यानी एमईसी मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। तो आप बताइए कि क्या आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी जब आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट 25% और आपको सूद 20% देना पड़े। तो नेट रेट ऑफ रिटर्न 5% आपको फिर भी बच रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इधर 4% बच रहा है, तब भी करेंगे। 23% है फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी करेंगे। फिर फर्ज कीजिए 22% है, तब भी करेंगे। और फर्ज कर लीजिए कि ये 21% है, तब भी करेंगे। और फर्ज कर लीजिए 20% है ये,
और ये भी 20% है तब भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो तब तक होगी जब तक MEC इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, तो तब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो होती रहेगी। लेकिन अगर MEC यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 20% इंटरेस्ट रेट और 19% प्रॉफिट हो रहा हो, तो 1% लॉस है ना, 20% सूद देना पड़ेगा, कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कॉस्ट है आपकी, तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और रिटर्न आपका जो है वो 19% है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है ये आपको समझ आना चाहिए, कब तक इन्वेस्टमेंट होती है और कब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जब तक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट यानी MEC जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रहता है तब तक इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर उससे कम हो जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नेट रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं वहाँ पे। अच्छा, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो ये कि फर्म जो होती हैं वो अपने जो कैश फ्लोज होते हैं यानी कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज, उन उन दोनों कैश फ्लोज को डिस्काउंट करती है और उसकी मदद से नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करती है। और ये जो कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज हैं जो किसी भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से उनको मिलते हैं या प्रोजेक्ट से मिलते हैं, उनको वो जब डिस्काउंट करती है तो एक टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसको सामने रख के या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सामने रख के उसको डिस्काउंट करते हैं। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ इधर। ये इस तरह समझ लीजिए कि आप जो है कोई एक फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो ट्रैक्टर आप जब खरीदेंगे तो आप किस उम्मीद पे खरीदेंगे? आप इस उम्मीद पे खरीदेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रैक्टर जो है वो आपको अर्न करके देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एसेट खरीदा और उस एसेट को हमने क्या कह दिया, ट्रैक्टर है वो, और वो आपने कितने का खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का उसको खरीदा। तो अब ये है क्यों खरीदा, इसलिए खरीदा कि आपको पता है कि इस एसेट ने आपको अर्न करके देना है। तो फर्ज करें आपको उस ट्रैक्टर की एज भी बता दी जाती है कि इसकी एज जो है वो 10 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल जो है वो एज नहीं, इसकी जो लाइफ है, आई एम सॉरी, लाइफ जो है वो कितनी है, वो 10 ईयर्स है, यानी 10 साल तक ये ट्रैक्टर चलेगा, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पहले साल रिटर्न मिलेगा, आपको दूसरे साल रिटर्न मिलेगा, आपको तीसरे साल रिटर्न मिलेगा और आपको 10वें साल तक मिलेगा। ये मैंने 10 तक आपको कहा क्योंकि 10 साल तक इसकी लाइफ है। तो ये आने वाले दिनों की रिटर्न है ना, रिटर्न मीन्स कि आने वाले दिनों में आपको पहले साल रिटर्न मिलेगा, दूसरे तीसरे। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 1+R, ये फिर 1+R, ये दूसरा साल है तो इसको स्केयर कर देंगे, फिर 1+R, इसको क्यूब कर देंगे, ये प्लस और ये फिर प्लस, और ये 1+R⁻⁴ और ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या बता रही है कि प्रेजेंट वैल्यू ये बता रही है आपको कि जो रिटर्न्स, ये जो सारा कुछ है ना जी, ये आपकी रिटर्न्स हैं जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं। ये क्या है, ये रिटर्न्स हैं या आप ये वो रिटर्न्स हैं जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं, ठीक है ना। यानी पहले साल दूसरे साल, यानी एक्सपेक्टेड जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं विच यू वुड गेट इन द फ्यूचर। पहले साल दूसरे साल तीसरे साल 10 साल तक है ना इस ट्रैक्टर की, ये ट्रैक्टर की पहले साल की इनकम जो होगी उसको R1 कह दें, जो दूसरे साल की इनकम तीसरे साल की 10वें साल तक, तो इसे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी किसकी निकाल लेंगे, कॉस्ट की भी निकाल लेंगे। तो उसकी मदद से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना जी। या बाजुकात नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये होता है
कि प्रेजेंट वैल्यू माइनस सी नॉट कहते हैं इनिशियल कॉस्ट को, इनिशियल कॉस्ट उसमें से माइनस कर देते हैं तो तब भी आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये फार्मूला समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि आप आने वाले दिनों की जो फ्यूचर में जो आपको रेवेन्यू मिलने हैं, ये R1 अभी आपको मिला नहीं है लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। 10 साल तक के आपके रिटर्न आपने खुद ही एक्सपेक्ट कर लिए और उनको फिर आपने 1+R, आर क्या है, आर डिस्काउंट रेट है। आर किसे कहेंगे यहाँ पे, आर इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ये वो डिस्काउंट रेट है या इसको हम MEC कहते हैं। और MEC क्या है, ये दिस इज एक्चुअली चूजन आपका, ये आपका टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। या मैंने आपको एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था कि इसको हम MEC को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं या टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसको हम, इसके बहुत सारे नाम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं इसको, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है ना जी, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ठीक है ना जी। तो ये डिस्काउंट रेट है कि आर से आपने उसको डिस्काउंट किया और उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। ये आपके पास आ गया जनाब कहानी। और यहाँ से एक और चीज़ देखें कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है आर जिसे हम कह रहे हैं, डिस्काउंट रेट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू के साथ आर का पीवी के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आर बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना जी। और आर का बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो है वो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगी तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, कम कर देंगे वहाँ पे। ठीक है ना जी। इसको आप अपनी बुक से भी देखिए ज़रा, यहाँ पे ये देखें, ये वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। इसमें उसने क्या किया, डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट करने का जो फैक्टर है वो ये है 1R, 1+R। वन अगर दूसरा साल होगा तो 1, इधर क्यू कह दिया है, मैंने आर कह दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू क्या है, क्यू इज द एंटिसिपेटेड एनुअल फ्लो। तो यहाँ क्यू की जगह आप आर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये Q1, ये Q2 और ये QN तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था कि R1/1+R, फिर R2 है ना 1+R², और ये फिर प्लस RN/1+R⁴ तो एक ही बात है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये समझने वाली चीज़ है कि क्यू क्या है, ये आपका एंटिसिपेटेड है, या एंटिसिपेटेड का मतलब है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आपका इनफ्लो है या रिटर्न है जो आपको मिलना है आने वाले सालों में। आर इंटरेस्ट रेट है या डिस्काउंट रेट जिसे कहा था, और एन टाइम पीरियड के लिए जिसमें वो इनफ्लो अकर होना है। और इधर आर के साथ पीवी का रिलेशनशिप देखें क्या आ रहा है, नेगेटिव सब में। तो इसलिए वो कहता है कि पीवी विल इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और आप इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, कम। तो इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है जी। इससे आगे चलें तो आपको ये समझाया जा रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मज़ीद थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है। तो इसमें ये देखें कि इसको मैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को MEC कह रहा हूँ। तो ये जो 4 लाइनें हैं, ये वाली 4 लाइनें, ये आपको बता रही हैं डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड MEC। तो मैं फ़र्क बता देता हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें जो हम रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं वो टारगेटेड होता है। ये टारगेट, मैंने लफ्ज़, ये टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसलिए इसने लिखा है कि यूजिंग दी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड प्रेजेंट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और कैसे करते हैं, बाय डिस्काउंटिंग दी
टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो आर है यानी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो है इसको टारगेट रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न, या इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, जिससे आप डिस्काउंट कर रहे हैं। और फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो कैसे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो टारगेटेड होता है। लेकिन जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये दोनों में फ़र्क है। ये एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन कर रहा होता है, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन कर रही होती है। ठीक है ना जी। और इसी रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या कहते हैं, इसी रेट ऑफ रिटर्न को मैंने भी आपको बताया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, ये मैं अभी आपको लिखवा चुका हूँ वहाँ पे। इसी को ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कि अब ये है कि हमने ये देखना है कि जो एमईसी है, देखें, जो a change in the interest rate is likely to induce the movement along the MEC curve। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको बता रहा है मूवमेंट अलोंग द MEC कर्व, पहले आप MEC कर्व देखें, ये है MEC कर्व आपके सामने। ये मैं आपको यहाँ बना देता हूँ MEC कर्व। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, और ये MEC कर्व है। अब MEC कर्व ये बता रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट 5 है और अगर इंटरेस्ट रेट I2 कर लें इसको, और तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर क्या होगी I4। इसका मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मैंने अभी आपको नेगेटिव रिलेशनशिप बताया है यहाँ पे। ये देखिए कि इनका आर का और पीवी का रिलेशनशिप क्या है, ये आर का और पीवी का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये वाली बात, आई का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट करने की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर को नज़र आ रहा है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो आज वैल्यू वो बढ़ गई। तो वो इंटरेस्ट रेट के इस वजह से देखें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया। ये इसका मतलब ये है कि जब आप मूवमेंट करते हैं अलोंग दी MEC कर्व तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ पे मूवमेंट अलोंग दी, ये मूवमेंट अलोंग दी MEC कर्व, मूवमेंट अलोंग दी MEC कर्व का मतलब ये है कि इसमें जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगी तो उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट में भी तब्दीली आएगी, एक ही उस पर रहते हुए। और कैसे आएगी ये मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के अंदर ये क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे MEC कर्व शिफ्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट I1 से I2 पे चली जाती है, और इंटरेस्ट रेट तो सेम है A से B पर। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो है वो सेम इंटरेस्ट रेट पर MEC कर्व जो है, MEC कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया है किधर, राइट वर्ड। इसका मतलब ये है कि आप शिफ्ट कर गया राइट वर्ड, तो क्यों किया है, तो शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ MEC, क्यों MEC कर्व शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ MEC कर्व, शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ MEC कर्व्स कौन से हैं। तो शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ MEC कर्व्स जनाब वो मैंने अभी शुरू में बताए थे आपको, ये ज़रा देखिए, वो फैक्टर्स 4 मैंने आपको बताए थे। ये है वो शिफ्टिंग फैक्टर्स।
ठीक है ना, ये आपके सामने पहला बिजनेस कॉन्फिडेंस, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ MEC कर्व हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ने के नतीजे में सेम इंटरेस्ट रेट पर भी MEC में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आने के नतीजे में जो कैपिटल है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, यानी MEC में इजाफा हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आती है जिसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस में कमी कर देती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आती है कि टैक्सेस में क्या हो जाती है, कमी। तो टैक्स में कमी आने के नतीजे में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सब्स्टिट्यूशन के हवाले से देखें कि अगर फॉर एग्जांपल वेजीज में इजाफा हो जाता है, वेज किसकी प्राइस है, वेज लेबर की प्राइस है, तो इसका मतलब ये है कि वेज बढ़ने का मतलब ये है कि लोग लेबर की डिमांड कम कर देंगे, तो लेबर को कम लगाएंगे तो उसकी जगह पे किसको लगाएंगे, उसकी जगह पे कैपिटल को लगाएंगे, और कैपिटल को जब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कैपिटल को लेबर के साथ ये क्या कर लिया गया, सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है आपके सामने, एक को कम करके दूसरे को बढ़ाना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और ये सब्स्टिट्यूशन किसकी हुई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो कैपिटल बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाती हैं, कैपिटल में इजाफा इन्वेस्टमेंट में इजाफा का सबब बनता है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये चारों फैक्टर सेम इंटरेस्ट रेट पर MEC कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर देंगी या डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती हैं। जैसे आप इस किताब में देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट A पॉइंट पर भी वही है और B पॉइंट पर भी वही है, दोनों जगहों पर इंटरेस्ट रेट तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर ये इन्वेस्टमेंट I1 से बढ़कर I2 पर क्यों चली गई, इन्वेस्टमेंट में इजाफा क्यों हुआ, तो वही चार फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, टैक्सेस में कमी आ गई, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेबर को कम करके कैपिटल को बढ़ा लिया, जिसके नतीजे में आपका जो MEC कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, और MEC कर्व जब शिफ्ट करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। और ये किस चीज़ पे हो रहा है, ये सेम इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है, MEC कर्व शिफ्ट कर रहा है। और शिफ्टिंग फैक्टर मैंने अभी आपको चार फैक्टर बता दिए हैं, ये चारों फैक्टर कहाँ लिखे हुए हैं, ये चारों फैक्टर इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। एक बिजनेस कॉन्फिडेंस, एक आपको नजर आएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने चार फैक्टर, ये हैं एक्चुअली शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ MEC। ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट। तो मूवमेंट अलोंग दी MEC कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग दी MEC कर्व ये होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और आप एक ही MEC कर्व पर, ये मूवमेंट अलोंग दी MEC कर्व है, एक ही कर्व पे मूव करते हैं। ये देखें इस MEC कर्व पर रहते हुए इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, और ये देखें इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी हमने, चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस, तो उसमें से मैंने अब आपको आई पढ़ाया, अभी फिलहाल आई पढ़ा दिया। अब मैं जी पे जा रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, एक्स के ऊपर जाऊँगा। तो पहले हम जी को पढ़ लेते हैं, हम जी के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये देखिए, अब ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको, उसकी स्पेंडिंग को कौन से फैक्टर्स जो हैं बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कम करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसमें क्या क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में शामिल होता है ऑल स्पेंडिंग बाय द नेशनल रीजनल गवर्नमेंट एजेंसीज
एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो या गवर्नमेंट रीजनल लेवल की गवर्नमेंट हो या लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट हो या फेडरल लेवल की गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उन सबको ऐड करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बन जाती है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में होता क्या क्या है, उसमें पहला है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के डेली या मंथली एक्सपेंस होते हैं, जो उसके अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जाते हैं या उनकी बिल्डिंग अगर कोई किराए पे तो उस पर कराया जाता है। दूसरा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है। सोशल जो ओवरहेड कैपिटल है वो क्या है? सोशल ओवरहेड कैपिटल कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल किसे कहते हैं? एसओसी कहते हैं इसको। एसओसी कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। और इसको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, यानी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ पावर, मींस ऑफ जो आपके एनर्जी हैं, और ये सारा। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में चार आ जाते हैं, रेल, रोड, एयर और शिप। और मींस ऑफ कम्युनिकेशन में आपके सारे मीडिया आ जाता है, टेलीविजन, रेडियो आ जाता है। फिर मींस ऑफ एनर्जी आ जाते हैं। ये सारा मिलके इसे कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। और इस पे गवर्नमेंट करती है खर्चा, जैसे रोड बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है, पावर जनरेशन लगाती है, बिल्डिंग्स बनाती है। ये सारा क्या कहलाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एसओसी किसको शो करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं इसको। किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के अखराजात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की मुलाजमीन की तनख्वाहों पे और उनकी बिल्डिंग वगैरह पे और उनके स्टाफ के एक्सपेंसेस पे चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। फिर गवर्नमेंट कुछ कुछ जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं, यानी गवर्नमेंट की अख्तियार में होते हैं, वो जब चाहे करे जब चाहे ना करें। जैसे कि ऑफ वन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे वॉर लग जाती है तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, कोई पब्लिक इवेंट आ जाता है उस पर करना पड़ता है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने करने हो, जैसे आप तक सुन रहे होंगे आजकल एहसास प्रोग्राम और इस तरह के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह। तो वो लंगर खाना, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर वो खर्च करती है ताकि लोगों को कुछ फायदे दिए जाए। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने ये जो खर्चे करने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो आता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस करती है वो या तो टैक्सों से पैसा इकट्ठा करती है या फिर वो बोरविंग करके उसको करती है, यानी कर्जा ले लेती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो गवर्नमेंट का जो बजट है वो दो तीन तरीके से हो सकता है ना, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के टैक्सेस बराबर हो जाएं, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स से ज़्यादा हो जाएं, या गवर्नमेंट के टैक्सेस गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से ज़्यादा हो जाएं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट हो। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? कि जो गवर्नमेंट के अखराजात जो होंगे, यानी जी गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी टैक्सेस से ज़्यादा होंगे, तो ये डेफिसिट में चला जाएगा। और सरप्लस क्या होगा? कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू यानी टैक्सेस ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के अखराजात से, तो सरप्लस में चला जाएगा। अगर आप जानते हैं कि जी जो होता है, जी जो है वो इंजेक्शन है, और जो टी है वो विड्रॉल है, ये आपको पता है, ठीक है ना जी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी इज ग्रेटर देन टी, जी इज ग्रेटर देन टी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन विड्रॉल्स। तो इसका मतलब इंजेक्शन विड्रॉल से ज्यादा है, तो नेट इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर जाएंगे, इनटू द इकोनॉमी, है ना, क्योंकि जी बड़ी है टी से। और इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि टी जो है वो ग्रेटर देन है जी से, तो टी अगर ग्रेटर देन है जी से तो टी क्या है? टी विड्रॉल है। और जी क्या है? जी जो है वो इंजेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें विड्रॉल ज़्यादा होंगे जब इंजेक्शन से, तो नेट जो होगा विड्रॉल ही होगा, ठीक है ना जी, इकोनॉमी से। ये बात समझ आ गई? ये चीज़ दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका फिस्कल डेफिसिट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा अखराजात कर रही है
लेकिन उसके जो टैक्सेस हैं वो कम लगा रही है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, गवर्नमेंट को अखराजात को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट ज़्यादा अखराजात करती है तो उसके नतीजे में लोगों को जॉब मिलती है, लोग एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को जॉब मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम में इजाफा होता है और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है। और इसी तरीके से अगर विड्रॉल ज़्यादा हो तो टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लगा रही है लेकिन खर्चे कम कर रही है। जब ऐसा करेगी तो इसका मतलब खर्चे नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो खर्चे कौन से हैं, यही तीनों जो खर्चे ऊपर मैंने बताए ABC, ये तीनों किस्म के खर्चे जब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उसके नतीजे में लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही लोग गवर्नमेंट, तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी? जब जॉब नहीं मिलेगी तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब गवर्नमेंट जो है वो अपना चूंकि विड्रॉल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है, तो गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ता, बल्कि जो बोरोइंग की होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी पे कर देती है, और अपना डेट भी पिछला जो है वो रीपे कर देती है इस सूरत के अंदर। तो लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है, और लेकिन इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो अपवर्ड जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये है जी आपके पास क्या भला जो मैंने आपको बताया ये वाली बातें कि नेट इंजेक्शन के हवाले से मैंने अब आपको ये टैक्सेस भी समझा दिया, और मैंने आपको ये भी समझा दिया है, क्या कहते हैं इसको, बोरोइंग भी समझा दिया है। और इसमें मैं दो बातें बताई हैं आपको, कौन कौन सी, एक आपको ये बताइए कि या तो गवर्नमेंट जो इस अखराजात को पूरा करती है तो उस अखराजात को पूरा करने के लिए उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो टैक्सों से पैसा इकट्ठा करे या कर्जा ले, है ना। ये हो गया। अब इससे आगे आ जाए, तीसरा जो इंजेक्शन है वो है एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स कैसे इफेक्ट होती है, एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करने वाले तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक एक्सचेंज रेट है, एक कंपेटिटिवनेस है, और एक वर्ल्ड इनकम। अब आप देखिए इसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज रेट लो हो जाए, यानी इफ सॉरी इधर समझाता हूँ, इफ ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ कि इफ एक्सचेंज रेट इज डाउनवर्ड, एक्सचेंज रेट कम होता है तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स होंगी ना वो कंपेटिटिव हो जाएंगी, ठीक है ना जी। तो डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। डोमेस्टिक गुड्स, आपके अपने मुल्क की गुड्स क्या हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी। जब चीपर होंगी तो फॉरेनर्स आपकी चीज़ों को खरीदेंगे, उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। कैसे, फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपका जो करेंसी है वो है यूरो, आपके अपने मुल्क की करेंसी फर्ज कर लें यूरो है, और दूसरी तरफ जो है वो फॉरेन करेंसी जो है उसको समझ लें कि वो डॉलर है। और अब जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाता है ये आपके सामने $2। तो ये देखें, ये डॉलर आपकी अपनी करेंसी है, फर्ज कर लें, सॉरी यूरो, ये यूरो आपकी करेंसी है, डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी है। तो जब आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट गिर गया तो अब फॉरेनर्स को फायदा हो गया ना, कि पहले वो $10 दे के आपकी करेंसी खरीदते थे, अब वो आप $2 दे के आपकी करेंसी खरीदेंगे, तो उनके लिए तो यूरो सस्ता हो गया, और यूरो आपकी करेंसी है, फर्ज कर लीजिए कि यूरो आपकी करेंसी है, तो आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे ना लोग, तो फॉरेनर्स आपकी चीज़ों की डिमांड में क्या कर देंगे, इजाफा, जिसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्ज कर लें कि ये जो यूरो है ये लोकल करेंसी है, फर्ज कर लें, ठीक है, और डॉलर जो है वो क्या है, वो फॉरेन करेंसी है, ये फर्ज किया है मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंपेटिटिवनेस ऑफ दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर आपकी जो है कंपेटिटिवनेस कब बढ़ेगी, कंपेटिटिवनेस जब बढ़ेगी जब आपकी कॉस्ट कम होगी, जब आपकी कॉस्ट कम होगी। कंपेटिटिवनेस कब बढ़ेगी, जब आपकी कॉस्ट कम होगी, तो दुनिया के मुकाबले में आपकी चीज़ सस्ती पैदा होगी तो आपकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, फिर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपकी चीज़ की प्राइस भी कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से ये मैं आपको कंपेटिटिवनेस समझा रहा हूँ सारी,
ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो तब भी आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है, अगर इनोवेशन है उसके अंदर, नई 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 आप उसमें जिद्दत लेके आ रहे हैं, तो इनोवेशन के बढ़ने से भी एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, इजाफा। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये मैंने कंपेटिटिवनेस के लिए बताए हैं कि अगर ये आपका कंट्री, आपकी चीज़ कंपटीशन में उस वक्त आएगी जब कॉस्ट कम होगी, तब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब आप इनोवेशन करेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, तब आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। और तीसरी जो बात है वो है वर्ल्ड इनकम। अगर दुनिया के पास पैसा होगा तो आपकी चीज खरीदेंगी ना, अगर दुनिया के पास पैसा ही नहीं है तो वो आपकी चीज कैसे खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड के इनकम में अगर इजाफा होगा तो वो आपकी चीज़ों की डिमांड में इजाफा करेंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शंस तीनों, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के और एक्सपोर्ट्स के। और ये चीज़ मैं आपको बुक से भी दिखा दूं, ये एक्सपोर्ट्स मैंने बताया आपको एक्सपोर्ट के हवाले से। तो इसमें मैंने 3 फैक्टर्स अभी आपको समझाए भी हैं, और ये तीनों फैक्टर्स जनाब ये लिखे हुए हैं, एक एक्सचेंज रेट, एक कंपेटिटिवनेस और एक फॉरेन इनकम। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को आज वाइंड अप कर लें। तो इसमें जो टॉपिक है वो है स्टेजेस इन द ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल जो है वो क्या है, ट्रेड साइकिल को बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल एक ही चीज़ है, कोई भी नाम आप ले लें। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड साइकिल यहाँ पे समझा दूं पहले। तो जनाब ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल मैं समझा रहा हूँ जी। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी अप्स एंड डाउन्स इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अप्स एंड डाउन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, टाइम है, और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस एक्टिविटी हमने लिखी हुई है। तो ये आपके पास इस तरीके से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन ऐसे आएगा। जो बिजनेस साइकिल होता है ना जी, एक बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, ये देखें अप एंड डाउन जा रहे हैं ना, अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। एक बिजनेस साइकिल के अंदर अ बिजनेस साइकिल हैज 4 फेजेस। एक बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं।